नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर से आज कक्षा सप्तमी विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय एक हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल, इस चैप्टर के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। मानचित्र व कुछ शब्दावली, यानी इतिहास के बदलाव में मानचित्र का क्या उपयोग रहा है और शब्दों में क्या क्या परिवर्तन आया है। इसमें अब आगे बढ़ते हुए हम इतिहास के स्रोत और नई सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं हम। इतिहास और उनके स्रोत। समय काल के अनुसार इन स्रोतों का हमारे इतिहास को जानने का उपयोग किस प्रकार से होता है। 700 से 1750 का काल का अध्ययन हम इनके स्रोत, इतिहास के स्रोतों के माध्यम से करेंगे। अब 700 से 1750 तक के मध्यकाल का अंतर हम प्राचीन काल से करेंगे। प्राचीन काल व मध्यकाल में क्या क्या बदलाव आए उसके बारे में हम स्रोतों के माध्यम से जानेंगे। सिक्के। पहले के जमाने में सिक्के राजा महाराजा अलग अलग प्रकार के सिक्के बनाए जाते थे। जिस जिसका शासनकाल होता था उसके अनुसार सिक्के गढ़े जाते थे और उन सिक्कों पर राजा का शासनकाल का समय अवधि लिखी होती थी। राजा का स्वयं का चित्र भी बना होता था और राजा की कुछ प्रतीक चिन्ह भी होते थे, जिससे हम उन सिक्कों को देख के पता लगा सकते हैं कि ये सिक्के किस समय के काल के रहे हैं और किस राजा के रहे हैं। दूसरा है शिलालेख। शिला यानी कोई पत्थर पर या कोई दीवार पर किसी राजा महाराजा का लेख लिखा, यानी उसका जीवन काल लिखा होना, उसने किस किस समय में क्या क्या कार्य किए, कितने जन कल्याण कार्य किए, कितने युद्ध जीते, उनका उल्लेख उन शिलाओं पर लिखा हुआ होता था। स्थापत्य कला। धीरे धीरे जैसे भी इतिहास में विकास होता गया, उसी के अनुसार किले बनाए जाने लगे। उन किलों पर अलंकरण के माध्यम से दीवारों पर भित्ति चित्र बनाए जाने लगे। उसमें राजा का युद्ध करने का चित्र भी बनाया जाता था, शिकार करने का चित्र भी बनाया जाता था। उन चित्रों के माध्यम से भी हम इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिर समय के अनुसार बदलते बदलते लिखित साक्ष्य, यानी कि जो भी शासनकाल में घटित हुआ था वो लिखित रूप से लिखा जाने लगा। लिखित रूप से लिखा जाने के कारण ये था कि धीरे धीरे समय अवधि में जैसे जैसे बदलाव आया, कागज़ का उपयोग होने लगा था। क्योंकि धीरे धीरे कागज़ सस्ते रूप में उपलब्ध होने लग गया था। और ये सही है, जो चीज़ तो कागज का मूल्य। इन दो प्रसंगों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कागज का क्या मूल्य उस समय पहले था और फिर वर्तमान स्थिति में इसका क्या मूल्य होता गया, जिसके कारण इस कागज का उपयोग लिया गया था। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी, यानी एक जो विद्वान था जिसको एक ग्रंथ मिला, एक किताब मिली थी, उस किताब की उसे दूसरी कॉपी भी बनानी थी, दूसरा पन्ना उसमें लिखना था, दूसरा उसका पूरा लिखना था। तो उसके पास उस समय उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसकी ज़रूरत नहीं थी और उसी कागज़ का वापस उसने उस किताब को दूसरा कॉपी करने के लिए उस पर लिखना शुरू कर दिया था। यानी देखिए, पहले कागज़ बहुत कम मिलता था, जिसके कारण कागज़ का उपयोग करने के लिए
एक पांडुलिपि को धोकर उसको सुखाकर उस पर लिखा जाना संभव किया। फिर धीरे धीरे सदी में ये बदलाव आया कि हम बाज़ार जाने लगे तो हमारे खाद्य पदार्थों को हम खरीदते तो हमें दुकानदार जो पैकेट देते थे वो कागज़ का बना हुआ पैकेट मिलने लगा। यानी कि इस काल में कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया था और सस्ता होने के कारण ये हमें बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। अब जब बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा तो हमने इस कागज़ का उपयोग करना शुरू कर दिया। यानी उस समय इस कागज़ का बहुत अत्यधिक रूप से उपयोग होने लग गया। वो अचानक यानी आश्चर्य रूप से बढ़ने भी लग गई थी। लोग जो थे वो धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, धर्म ग्रंथ यानी उसमें धर्म कागज़ों में सारे धर्मों की जानकारी लिखी जाती थी और उस जानकारी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि उस समय अतीत काल में धर्म का किस प्रकार का प्रभाव था, किस प्रकार के धर्म चलते थे, उन धर्मों में क्या क्या नियम बने हुए थे। उसी प्रकार से शासकों के वृत्तांत, शासक काल का पूरा पूरा उसका जीवन परिचय भी कागज़ों पर लिखा जाने लगा। संतों के आदेश संतों के आदेश के माध्यम से अदालतों के दस्तावेज और यहाँ तक कि सारे हिसाब तथा करों के स्रोत भी, यानी जो भी पूरा जितना हिसाब होता था व्यापारीकरण का वो भी कागज़ों में लिखित रूप से लिखा जाने लगा और जिस व्यक्ति से कितना कर लेना है, किस प्रकार का कर लिया जाएगा उसकी भी जानकारी इन कागज़ों पर लिखकर इसका उपयोग किया जाने लगा। अब आगे बढ़ते हैं कि इन दस्तावेज़ों का कौन कौन उपयोग करते थे, किस प्रकार इनको संजो कर रखा जाता था। धनी व्यक्ति, शासक वर्ग व मठ व मंदिर के जो भी पुजारी वगैरह होते थे इन पांडुलिपियों को एकत्रित कर लेते थे और अपने अपने कार्य के अनुसार अपने पास रखते थे और इनको आगे समय में कैसे उपलब्ध हो सके सबको आसानी से, इसलिए इन पांडुलिपियों आते हैं तो हमें पुराने समय की किताबें देखने को मिलती है। वहाँ की किताबें हमें उस इतिहास के वर्णन को पढ़ने को भी मिलता है। इस समय काल में छापे खाने नहीं होते थे, यानी कि मशीन के रूप से छापा नहीं जाता था, सारा का सारा काम लिख कर ही किया जाता था। इसलिए अगर हमें किसी पांडुलिपि की दूसरी प्रति भी चाहिए होती तो उसके लिए हमें नकल विस यानी उस समय नकल विस यानी एक प्रतिलिपि की नकल करके दूसरी कॉपी बनाने वाले लोग भी होते थे और वो नकल विस दूसरी पांडुलिपि की तैयार करते थे। इस तैयार करने की प्रक्रिया में क्या होता था, छोटा मोटा बदलाव भी होता था, यानी लिखते लिखते कुछ शब्दों में बदलाव भी हो जाता था। जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ कोई बात करते हैं, हमारा मित्र किसी और दूसरे को बात कहता है तो उस बात में भी जैसे थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है, उसी प्रकार एक कॉपी से दूसरी कॉपी करने पर भी क्या होता है, लिखने में भी थोड़ा अंतर आ जाता है। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी आवश्यकता पड़ने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते जाते, जैसे जैसे सदी बीतती जाती तो प्रतिलिपियाँ, उस ग्रंथ की प्रतिलिपियाँ और बढ़ने लग गई थी और एक कॉपी, दूसरी कॉपी, 10 कॉपी, 15 कॉपी, इसकी यानी कि एक ग्रंथ की 15 प्रतिलिपियाँ बन जाती थी। तो जिसमें अंत में क्या होता, जो मूल ग्रंथ की बात उस ग्रंथ में लिखी हुई होती थी वो दूसरी प्रतिलिपियों तक जाते 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 कुछ कुछ
अतः इतिहासकारों ने सही जानकारी प्राप्त करनी हो, यदि किसी इतिहासकार को मूल ग्रंथ की सही जानकारी प्राप्त करनी होती थी तो क्या करना पड़ता था उस समय? जितनी भी प्रतिलिपियां बनाई गई है एक ग्रंथ की, चाहे 10 प्रतिलिपि बनाई हो, 15 प्रतिलिपि बनाई हो, उस प्रतिलिपि 10-15 प्रतिलिपियों को पूरा पूरा पढ़ना पड़ता था। पढ़ने के बाद ही मूल ग्रंथ की जानकारी हो पाती थी। कई बार लेखक स्वयं भी अपने ग्रंथ में संशोधन करते थे। जो लेखक जिस मूल ग्रंथ का जो इतिहासकार होता था वो भी अपने ग्रंथ में क्या करता था? संशोधन। संशोधन का मतलब होता है फेरबदल करना, कुछ उसमें नया जोड़ना, पुराना हटाना। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? संशोधन की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे इतिहासकार है ज़ियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने ये ज़ियाउद्दीन बर्नी है जिन्होंने 2 साल पहले, अपने समय काल में 2 साल पहले एक ग्रंथ की रचना की थी और 2 साल बाद ही उस ग्रंथ में स्वयं ही क्या कर दिया गया था? उनके द्वारा संशोधन कर दिया गया था। अब हम पढ़ते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, जैसे जैसे समय बदलता रहा, समय काल के अनुसार नीतियाँ बदली, आर्थिक परिवर्तन होंगे तो सांस्कृतिक परिवर्तन भी संभव है। जैसे जैसे नई तकनीक की ओर चलते गए, नई नई प्रौद्योगिक इकाइयाँ बनती गई। जैसे सिंचाई के लिए रहट का उपयोग किया जाने लगा, यानी पहले सिंचाई पाइप के माध्यम, बाल्टी के माध्यम से, ऐसे छिड़काव के माध्यम से किया जाता था। फिर कुएं से पानी स्वयं निकालना पड़ता था। फिर धीरे धीरे एक रहट का उपयोग किया गया जिससे कुएं से पानी उस निकलने लगा। उसी प्रकार से कताई के लिए चरखे का उपयोग, सूत काटने के लिए चरखा, गांधी जी के पास, गांधी जी की फोटो के साथ आप चरखा देखते हैं, वही चरखा कताई के लिए उपयोग लिया जाता था। युद्ध में आग्नेयास्त्रों का उपयोग, प्राचीन काल में सिर्फ तीर भालों का ही उपयोग किया जाता था, लेकिन मध्यकाल में गोले और बारूद का उपयोग भी किया जाने लगा। ये तो सिंचाई, कृषि क्षेत्र में, कपड़ों के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में बदलाव आए। यहाँ तक कि धीरे धीरे हमारे खान पान में भी बदलाव आने लगा। यहाँ पर आलू, मक्का, मिर्च, कॉफ़ी, चाय आदि का नया उपयोग किया गया था। क्यों, कैसे इन सब का नया उपयोग हुआ? इन सब प्रौद्योगिक इकाई और फसल ये नई कैसे हमारे पास आई? ये नई हमारे पास इस प्रकार से आई कि कुछ लोग हमारे देश में बाहर से आए थे और बाहर से आने के साथ साथ वो अपने साथ नए विचार भी लाए थे और नए विचारों ने हमें प्रौद्योगिक इकाइयाँ मिली, नई फसलें उगाने की जानकारी मिली और इनके माध्यम से ही हमने ये नई फसलों का कार्य लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को आते रहते और जाते रहते थे, क्योंकि हमारा जो भारत उपमहाद्वीप है उसमें बहुत खनिजों का भंडार व्यापारिक दृष्टि से बहुत परिपूर्ण था। ये तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने आते, तो यहाँ की संस्कृति की जानकारी लेके अपने ज्ञान का भी यहाँ पर सभी लोगों को दे के जाते थे। अब हम आगे पढ़ते हैं राजपूत। राजपूत यानी राजा का पुत्र। इस काल में इस समुदाय का बहुत अत्यधिक महत्व रहा था, लेकिन जब 8वीं व 14वीं शताब्दी है उसमें इस शब्द का आम तौर पर क्षत्रिय योद्धाओं के लिए ये प्रयुक्त राजपूत शब्द प्रयुक्त होता था। क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी सैनिक,
जो युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे उन्हें राजपूत कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे इस सदी के बाद बदलाव आया। ये राजपूत शब्द राजा व सामंत वर्ग के लिए उपयोग लिया जाने लगा और फिर इसके साथ साथ ही सेनापति और सैनिक जो राजा और सामंतों के साथ सम्मिलित थे, विभिन्न कार्य करते थे, अलग अलग सेना के पद पर सेवारत थे, उनको भी राजपूत शब्द से संबोधित किया जाने लगा। राजपूतों की आचार संहिता प्रबल राजपूतों में जितना भी जिस शासक के द्वारा जिस काल में उनका अच्छे कार्य किए गए हैं उन सब का कवि अपनी कविताओं के माध्यम से और चारण भी कविताओं के माध्यम से उनका गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ समूहों ने भी उठाया और इस काल में आगे चलते चलते जंगलों की कटाई होना प्रारंभ हो गया और जंगलों की कटाई होने के बाद वहाँ पे कृषि क्षेत्र का विस्तार बढ़ता गया। यानी जंगलों की सफाई करके वहाँ उस भूमि को किस उपयोग में लिया गया, कृषि के लिए उपयोगी बना दिया गया, जिसके कारण ये कृषक समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया और पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे और इनके कृषि का क्षेत्र भी बढ़ गया और इन लोगों ने इनसे संपर्क बनाना शुरू कर दिया था। अब जब इन सब से बड़े बड़े लोगों से संपर्क कृषक जाति का हो गया तो ये समस्याएं कृषकों के लिए आगे बड़ी होती जा रही थी। इससे क्या हुआ कि सब बड़ी बड़ी ज़मीनों पर बड़े जो धनी लोग थे, पुजारी लोग थे, उनका आधिपत्य हो गया और कृषक थे वो एक उनके मजदूर बन के रह गए और उन्हें कृषि के कार्य करने पे उन्हें कर भी चुकाना पड़ता था। यदि वो कर नहीं चुका पाते थे तो उस मालिक जिसकी ज़मीन है उस मालिक के लिए उन्हें बेगार करना पड़ता था। बेगार से तात्पर्य है बिना परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक वर्ग भी बढ़ गए। आर्थिक सामाजिक वर्ग इसलिए बढ़ गए कि कुछ किसानों के पास बहुत अच्छी भू संपत्तियाँ रह गई और किसी के पास उनको खेती करने के लिए भी कार्य नहीं मिल पाता था। वो सिर्फ क्या करते थे, फिर मवेशी पालते या कोई दस्तकारी कार्य करते थे। इसके कारण इस आर्थिक भेद के कारण सामाजिक वर्ग बढ़ने लगा और अलग अलग जातियों में विभाजन होने लगा। जब अलग अलग जातियों में विभाजन होने लगा तो उनके सदस्यों में आपसी फूट भी उत्पन्न होने लगी और उस फूट के कारण सबके सदस्यों के व्यवहारों में अंतर आने लगा और अपनी अपनी जाति के अलग अलग नियम बनाने प्रारंभ कर दिए और अपनी ही जाति के नियम को चलाने का प्रयास करते थे और इस जाति में नियम का पालन हो सके तो उसके लिए एक बुजुर्गों की एक सभा बनाई गई जिसमें उसी जाति के बुजुर्गों को चुना जाता था और उसे जाति पंचायत कहा जाता था। पंचायत जहाँ पंचों के द्वारा निर्णय किया जाता है उसे हम पंचायत कहते हैं। तो एक जाति पंचायत बनाई गई और यहाँ जाति पंचायत के माध्यम से निर्णय किया जाने लगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।